नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान में मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करते हैं। भारत में संघीय संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को अपनाया गया है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री होता है। भारत के संविधान में ही मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान किया गया है। यह उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक संवैधानिक प्रमुख होता है। ध्यान रखना, नाम मात्र संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और राज्य का वास्तविक संवैधानिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री को राज्य प्रशासन में सर्वोच्च एवं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ही राज्य प्रशासन एवं शासन का वास्तविक कर्ता धर्ता होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 में मंत्रिपरिषद के गठन की व्यवस्था की गई है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से पूरा करता है। इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद का अस्तित्व सन 1935 के शासन अधिनियम के बाद में आया। सन 1935 के शासन अधिनियम में राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया था, लेकिन उस अधिनियम में मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं किया गया था। सन 1937 में हुए चुनावों में राज्यों में जो सरकारें गठित हुई, उनमें मंत्रिमंडलों के प्रधान के रूप में प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री की स्थिति उभर कर सामने आई। सन 1937 के चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधियों से राज्यों में जो मंत्रिमंडल बने, उनके प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता था। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री बनाया गया, जो भारत का वास्तविक शासन है। यहाँ बताया गया है कि 1937 के चुनाव में राज्यों में जो मुखिया होता था, जिसे वर्तमान में मुख्यमंत्री कहते हैं, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद केंद्र में प्रधानमंत्री बनाया गया। इस कारण राज्य में जो पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था, उसे मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। ऐसी स्थिति में यह दुविधा उत्पन्न हो गई थी कि भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मुखिया को प्रधानमंत्री बनाया गया और राज्यों की मंत्रिपरिषद के मुखिया को भी प्रधानमंत्री पहले से ही कहा जा रहा था। ऐसी स्थिति में अनावश्यक एक उलझन और विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। केंद्र और राज्यों की मंत्रिपरिषद के मुखिया दोनों में अंतर करने के लिए राज्यों की मंत्रिपरिषद का नाम प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री कर दिया गया। अब स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री है तथा राज्यों की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) में प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 239 क के अंतर्गत की जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह इस्तीफा भी राष्ट्रपति के नाम से ही देता है।
लेकिन उसे शपथ दिल्ली का उपराज्यपाल दिलाता है। परीक्षा में पूछा जाता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? दिल्ली का उपराज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। यहां ध्यान रखना, दिल्ली में यह व्यवस्था है कि वहां के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जबकि राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतया राज्य विधानमंडल में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। किसी राजनीतिक दल ने विधानसभा में बहुमत प्राप्त किया तो राज्यपाल उस दल के नेता को मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित करता है। आमतौर पर मुख्यमंत्री विधानमंडल के निचले सदन यानी विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होता है, लेकिन उच्च सदन के सदस्य को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। विधानमंडल में दो सदन होते हैं, एक सदन विधानसभा और दूसरा सदन विधान परिषद होता है। विधानसभा को निचला सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। मुख्यमंत्री विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर भीतर विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक होगी। एग्जाम में पूछा जाता है, यदि कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है और उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया अथवा मंत्री बना दिया गया तो वह अधिकतम कितने समय तक पद पर बना रहेगा? उत्तर होगा 6 महीने तक बना रहेगा। और यदि 6 माह के अंदर अंदर वह विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद में से किसी का सदस्य बन जाता है तो वह अपने पद पर बना रहेगा। कभी कभी राज्य विधानमंडल में किसी सदन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है और कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने का स्पष्ट बहुमत नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री का चयन करना बहुत दुष्कर एवं जटिल कार्य हो जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति में राज्यपाल अपनी सविवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है, बशर्त वह व्यक्ति निश्चित समय अवधि में विधानमंडल में अपने पक्ष में बहुमत साबित कर दे। आगे तब ही वह मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है। मुख्यमंत्री पद की योग्यताएं। मुख्यमंत्री की योग्यताओं के संबंध में संविधान मौन है। मुख्यमंत्री की पद से संबंधित योग्यताओं का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। सामान्यतया मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम योग्यताएं वही होती हैं जो एक विधायक के लिए होती हैं, लेकिन व्यवहार में मुख्यमंत्री के लिए कुछ योग्यताएं और व्यक्तिगत गुणों का होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति ईमानदार, चरित्रवान, विवेकशील, दूरदर्शिता, गंभीर और व्यवहार के साथ ही शासन करने की क्षमता के गुणों का होना आवश्यक है। विधानसभा का एक निर्वाचित विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है। विधानमंडल के उच्च सदन विधान परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री के रूप में पद स्थापित हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने की समय अवधि में विधानमंडल का सदस्य यानी विधायक बनना आवश्यक होता है। उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद से हटना होगा। अतः मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम योग्यताएं वही हैं जो एक विधायक के लिए अनिवार्य होती हैं।
संविधान के अनुच्छेद 163(1) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को उसके कार्य करने के लिए सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) में यह उपबंध है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा तथा मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहेंगे। इस प्रकार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के दायरे में ही करता है। वास्तविकता यह है कि मुख्यमंत्री के चयन में राज्यपाल की भूमिका संबंधी राजनीतिक दल की भूमिका, विधायक में उसका प्रभाव, प्रधानमंत्री और आला कमान के साथ ही जातिगत समीकरण और क्षेत्रीयता का प्रभाव आदि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए अधिकतम आयु सीमा निश्चित नहीं है। भारत के संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री को वही स्थान दिया गया है जो केंद्र में प्रधानमंत्री को दिया गया है। वास्तव में मुख्यमंत्री राज्य के शासन संचालन का सर्वसर्वा होता है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासक होता है। भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का सीमित उल्लेख ही मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के 3 प्रकार के कार्य एवं शक्तियां देखने को मिलती हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। 1. राज्य प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंधित जो निर्णय मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए हैं उन निर्णयों की सूचना राज्यपाल को पहुंचाना। 2. राज्य प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों के संबंध में जो भी जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगी जाए उसे राज्यपाल तक पहुंचाना। 3. किसी ऐसे विषय को जिस पर किसी एक मंत्री ने निर्णय लिया हो किंतु मंत्री परिषद में उस निर्णय पर सामूहिक निर्णय नहीं किया गया हो, उस निर्णय पर राज्यपाल के निर्देशों पर मंत्री परिषद में विचार कराना मुख्यमंत्री का कार्य है। ऊपर जो भी कार्य मुख्यमंत्री के वर्णित किए गए हैं उनको देखने से यह नहीं लगता कि मुख्यमंत्री का पद वास्तव में शक्तिशाली होता है, लेकिन वास्तव में मुख्यमंत्री राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। मुख्यमंत्री ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका होने के नाते मुख्यमंत्री अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और उनको क्रियान्वित करता है। एग्जाम में पूछा जाता है राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। और राज्य की नाममात्र कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। 1. राज्य में शांति व्यवस्था और विकास के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार करना। 2. राज्य विधानसभा का सत्र बुलाना। 3. राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि एवं कानून बनाना। 4. राज्यपाल का भाषण तैयार करवाना। 5. राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संपर्क सूत्र का काम करना। 6. राज्य के शासन संचालन के लिए आवश्यक कार्यविधि तैयार करना। 7. विदेश, केंद्र तथा अन्य राज्य सरकारों से संपर्क एवं समन्वय स्थापित करना। 8. राज्य के कुशल प्रशासन की व्यवस्था करना। 9. राज्य के विकास के लिए नीतियां एवं योजनाएं बनाना। 10.
राज्य के विकास के लिए समस्त प्रकार के संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना। 11. राज्य के हितों और पक्ष को विभिन्न मंचों पर स्पष्ट करना। 12. केंद्र तथा विभिन्न अभिकरणों से संधियां एवं समझौते करना। 13. राज्य की प्रशासनिक संस्थाओं तथा विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना। 14. राज्य के चहुमुखी विकास के लिए मंत्री परिषद की बैठकों के माध्यम से नीतियां तैयार करना। 15. राज्य का बजट निर्माण करना, बजट की स्वीकृति और उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करना। 16. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के विकास एवं कल्याण के कार्यों को करना। 17. राज्य की जनता से संपर्क स्थापित करना। 18. जनता की शिकायतों को सुनना और उनकी समस्याओं का निराकरण करना। 19. राज्यपाल को राज्य के शासन एवं प्रशासन के संबंध में सूचनाएं संप्रेषित कर अवगत कराना। 20. राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्मिक नीतियां तैयार करना। 21. राज्य प्रशासन से संपर्क स्थापित करना और नेतृत्व करना। 22. प्राकृतिक आपदाओं से जनता को बचाने की विशेष व्यवस्थाएं करना। 23. राजस्व संग्रहण करना और राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करना। 24. राज्य में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन पर उनका स्वागत करना एवं उनकी अगवानी करना। 25. राज्य विधानमंडल में विपक्षी सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना और सरकार तथा मंत्री परिषद का पक्ष स्पष्ट करना। मुख्यमंत्री की शक्तियां। मुख्यमंत्री की शक्तियों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। 1. कार्यपालिका संबंधी शक्ति। मुख्यमंत्री की कार्यपालिका संबंधी प्रमुख शक्तियां निम्न प्रकार से हैं। 1. मंत्री परिषद की नियुक्ति करना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, लेकिन वह यह कार्य इन मंत्री परिषद के सदस्यों यानी मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री परिषद के सदस्यों के चयन में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ही मंत्रियों का चयन करता है। राज्यपाल तो उन मंत्रियों के नामों पर अपनी सहमति व्यक्त करता है। मंत्रियों की नियुक्ति में पार्टी आला कमान का भी ध्यान रखा जाता है। मंत्री परिषद में सभी जातियों एवं वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। मंत्री परिषद का संचालन। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का गठन करता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का नेतृत्व करता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होने के कारण मंत्री परिषद का संचालन मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के संचालन हेतु अनेक दैनिक प्रकृति के कार्य करता है। मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाना, मंत्रिमंडल की होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठकों में निर्णय लेना, बैठकों में उचित विचार विमर्श करना आदि मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य होते हैं। मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाने की शक्ति भी प्राप्त होती है। मंत्रियों को विभागों का वितरण। मंत्रियों को विभागों का वितरण मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री ही मंत्री परिषद का आकार निर्धारित करता है। मंत्री परिषद का आकार मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि मुख्यमंत्री राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं शक्तिशाली है तो वह मंत्री परिषद के गठन में निर्णायक भूमिका का निर्वाह करता है। मंत्रियों में विभागों का वितरण करते समय बनने वाले मंत्री की राजनीतिक दल में स्थिति, पार्टी आला कमान से उनके संबंध, पार्टी के महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों की इच्छा, विभिन्न क्षेत्रों एवं
जातियों एवं वर्गों तथा महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है। अगर कोई मंत्री मुख्यमंत्री के विरुद्ध किसी प्रकार की जालसाजी करता है या कोई मंत्री महत्वपूर्ण या हावी होता जा रहा है तो इस प्रकार के मंत्री के विभाग में परिवर्तन कर उसे कम महत्व का विभाग देकर उसे यथास्थान रखने का प्रयास किया जाता है। यदि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा या नज़दीकी है या पार्टी का संकट मोचन है तो उस मंत्री को मुख्यमंत्री के द्वारा और अधिक महत्वपूर्ण विभाग देकर उस मंत्री को शासन में अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है। ये सब बातें राज्य सरकार की स्थिति, मुख्यमंत्री कितना सुदृढ़ शक्तिशाली है आदि ही उस मंत्री का राजनीतिक पार्टियों से कितना प्रभाव है इस पर निर्भर करता है। मंत्रियों की विमुक्ति तथा त्यागपत्र प्राप्त करना। यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री की इच्छा आचरण एवं कार्य नहीं करता है या सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन नहीं करता है या वह मंत्री अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभाने में असमर्थ है या वह अत्यधिक अस्वस्थ होने के कारण कार्य नहीं कर सकता है तो मुख्यमंत्री उस सदस्य या मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। यदि वह मंत्री मुख्यमंत्री के कहने या चाहने पर भी त्यागपत्र नहीं देता है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को उस मंत्री को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। कभी कभी राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार की बन जाती हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन के लिए मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों से सामूहिक त्यागपत्र लेकर मंत्रिपरिषद को अपनी इच्छा से पुनर्गठित करता है। एग्जाम में पूछा जाता है राज्य में मंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है तो मुख्यमंत्री को देता है। राज्यपाल को महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए परामर्श देना मुख्यमंत्री का कार्य होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य में होने वाली विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में परामर्श एवं सलाह प्रदान करता है। राज्य में लोकायुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की सलाह मुख्यमंत्री राज्यपाल को देता है। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं अन्य नियुक्तियों में राज्यपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री ही परामर्श देता है। विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। राज्य प्रशासन के संदर्भ में विभिन्न विभागों में या दो से अधिक विभागों में अपने क्षेत्राधिकार और कार्यों के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो जाता है और कभी कभी तो इन विभागों के मंत्रियों तथा अधिकारियों में इतनी भयंकर टकराहट हो जाती है जिससे मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो जाती है। मुख्यमंत्री इन विभागों में समन्वय स्थापित करता है। मुख्यमंत्री ऐसे विभागों को आवश्यक आदेश या निर्देश भी दे सकता है। राज्य में प्रशासन कुशलतापूर्वक कार्य करे इसके लिए मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों में एक कड़ी का कार्य करता है। 7. राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का काम करना। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। समय समय पर मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य की मंत्रिपरिषद और राज्य प्रशासन के संबंध में लिए गए निर्णयों की सूचना प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के विचारों और निर्देशों के बारे में मंत्रिपरिषद को अवगत कराता है। मुख्यमंत्री की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। मुख्यमंत्री का विधायिका से घनिष्ठ संबंध होता है। मुख्यमंत्री विधायिका की केंद्रीय धुरी होता है। मुख्यमंत्री की व्यवस्थापिका संबंधी प्रमुख शक्तियां निम्नलिखित हैं। 1. मुख्यमंत्री व्यवस्थापिका
और मंत्रिपरिषद के बीच एक प्रधान कड़ी के रूप में कार्य करता है। 2. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही सभी वित्तीय और गैर वित्तीय विधेयक विधानसभा में रखे जाते हैं। 3. मुख्यमंत्री के निर्देशों एवं नियंत्रण में राज्य विधानमंडल में बजट पेश किया जाता है, हालांकि बजट का निर्माण वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। 4. मुख्यमंत्री सरकार की सभी नीति संबंधी घोषणाएं करता है। 5. मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, समय समय पर सरकार की विभिन्न नीतियों को स्पष्ट करता रहता है। 6. राज्य द्वारा विधानमंडल में दिए जाने वाले भाषण को मुख्यमंत्री के द्वारा तैयार किया जाता है। 7 नंबर, मुख्यमंत्री विधानसभा के वाद विवाद में सक्रिय रूप से भाग लेता है और यदि कोई मंत्री या सदस्य प्रश्नोत्तर काल के समय संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है तो मुख्यमंत्री उसकी तरफ से सरकार के पक्ष को स्पष्ट करता है। 8. मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल द्वारा समय समय पर जारी अध्यादेश स्वीकृत किए जाते हैं। 9. विधानसभा का अध्यक्ष मुख्यमंत्री की सलाह पर ही विधानसभा की कार्यसूची निश्चित करता है। 10. अपने राजनीतिक दल के वरिष्ठ विधायकों को मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में शामिल करता है। 11. राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री कुछ विधायकों को सचेतक के रूप में नियुक्त करता है। 12. पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण और असंतुष्ट राजनीतिज्ञों को राजनीतिक नियुक्तियां देकर संतुष्ट करने का कार्य मुख्यमंत्री करता है। 13 नंबर, मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विरोधी दल के विधायकों के साथ समुचित तालमेल एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। 14. राजस्थान में यह परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री विरोधी दलों के विधायकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है। 15. मुख्यमंत्री राज्यपाल को व्यवस्थापिका का सत्र बुलाने, सत्र को स्थगित करने और विधानसभा भंग करने का परामर्श एवं सलाह प्रदान करता है। मुख्यमंत्री की न्यायिक शक्तियां। मुख्यमंत्री को राज्यपाल के माध्यम से कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं जो निम्नलिखित हैं। 1. राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से करता है। वास्तव में यह परामर्श मुख्यमंत्री के द्वारा ही दिया जाता है। 2. राज्य के व्यक्तियों को दंड प्राप्त सजा को कम करने की सलाह राज्यपाल को देता है। 3. मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति को सजा को राज्यपाल से माफ करा सकने का परामर्श देता है। 4. राज्यपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री राज्य के किसी व्यक्ति की सजा को बदल सकता है। 5. मुख्यमंत्री राज्यपाल के माध्यम से राज्य के किसी व्यक्ति की सजा को पूर्णतः माफ करवा सकता है। मुख्यमंत्री की प्रशासनिक शक्तियां। मुख्यमंत्री को अनेक प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त हैं जो निम्न प्रकार से हैं। 1. विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल के माध्यम से विभिन्न विभागों में समुचित समन्वय एवं तालमेल स्थापित करता है। प्रशासनिक समन्वय करने के लिए मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास एवं नियंत्रण में रखता है। जब कोई मंत्री मंत्रिमंडल से हटता है तो उस मंत्री का विभाग वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मुख्यमंत्री के पास ही रहता है। यदि कोई विभाग मुख्यमंत्री के नियंत्रण में आता है तो उस विभाग के समुचित उत्तरदायित्व शक्तियां मुख्यमंत्री के पास आ जाती हैं। राजस्थान में कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब मुख्यमंत्री के पास 1 दर्जन तक विभाग रहे हैं। मुख्यमंत्री की प्रशासनिक कार्यकुशलता पर भी यह निर्भर करता है
कि मुख्यमंत्री के पास कितने विभाग हो सकते हैं। राजस्थान के अधिकतर मुख्यमंत्रियों के पास सामान्य प्रशासन विभाग, कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग और योजना विभाग रहे हैं। जो विभाग मुख्यमंत्री के अधीन होते हैं उनका प्रशासनिक समन्वय एवं तालमेल सर्वोच्च महत्व का होता है। 2. राज्य की नीति निर्माण करना। संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्य की नीतियों का निर्माण मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद अथवा विधायिका के द्वारा सैद्धांतिक रूप से किया जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा देखा जाए तो नीतियों का निर्माण राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों तथा लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है। राज्य की नीति निर्माण के लिए आवश्यक सूचनाएं एवं आंकड़े तथा तथ्यों का एकत्रण प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा ही किया जाता है। विधायिका द्वारा बनाई गई नीतियां तभी सफल हो सकती हैं जब उनका लोक सेवकों के द्वारा कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाता है। नीतियों का सफलतापूर्वक तभी क्रियान्वयन किया जा सकता है जब मुख्यमंत्री लोक सेवकों में आस्था एवं विश्वास रखता है। 3. प्रशासन में उच्च अधिकारियों को निर्देश एवं परामर्श प्रदान करना। राज्य के प्रशासन के विभिन्न विभागों के सचिवों, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, विभिन्न लोक उपक्रमों के मुख्य कार्यपालन विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों आदि प्रशासनिक अधिकारियों से आवश्यक सूचनाएं एवं जानकारी मुख्यमंत्री प्राप्त करता है और साथ ही उन अधिकारियों को आवश्यक एवं जरूरी निर्देश एवं परामर्श प्रदान करता है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के आला प्रशासनिक अधिकारियों से औपचारिक और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना राज्य की प्रशासनिक संस्कृति की एक विशेषता रही है। 4. सहयोग की भावना पैदा करना। राज्य प्रशासन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि मुख्यमंत्री विधायकों, मंत्रियों और लोक सेवकों के मध्य सहयोग, सौहार्दपूर्ण संबंधों की भावना को जागृत करे। सहयोग की भावना का वातावरण बनाने में मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। 5. प्रशासनिक दक्षता बनाए रखना। राज्य के प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की समय समय पर बैठकें लेता है। प्रशासनिक उच्च अधिकारियों का वर्ष में एक बार सम्मेलन या राज्य स्तरीय बैठक आयोजित किया जाता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिलों के जिला कलेक्टरों से संपर्क स्थापित कर जिले की प्रशासनिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करता है और जिला कलेक्टर्स को आवश्यक प्रशासनिक निर्देश एवं परामर्श प्रदान करता है। 6. राज्य स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति करना। मुख्यमंत्री राज्य के अखिल भारतीय सेवाओं के साथ ही राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति, स्थायीकरण और पदस्थापन करता है। मुख्य सचिव के मार्फत उच्च अधिकारियों की बर्खास्तगी, पद से हटाना और अनिवार्य कार्य निवृत्त के मामले मुख्यमंत्री के पास स्वीकृति के लिए जाते हैं। राज्य के विभिन्न विभागों के सचिव, विशिष्ट सचिव, अतिरिक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव और विभागों के प्रमुखों, विभागाध्यक्षों की नियुक्ति, स्थायीकरण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों एवं सचिव एवं उप सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। 7. विधानमंडल में प्रतिवेदन रखना। राज्य का मुख्यमंत्री प्रतिवर्ष राज्य के लोकायुक्त, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य के विधानमंडल के सम्मुख रखता है। राज्य के इन अभिकरणों की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को व्यवस्थापिका के सदस्यों को अवगत कराता है। 8. प्रशासनिक सूचनाएं प्राप्त करना। मुख्यमंत्री राज्य की शांति व्यवस्था के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से समय समय पर
प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करता रहता है। सांप्रदायिक तनाव एवं अशांति फैलाने वाले आंदोलनों और राजनीतिक आंदोलनों की स्थिति के बारे में पाक्षिक और विशेष रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी जाती है। राज्य की गुप्तचर सेवा के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रशासन और विभिन्न प्रकार की जनता से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त करता है। 9 नंबर, पिछड़े वर्गों एवं दलित वर्गों के कल्याणार्थ कार्य करना। मुख्यमंत्री राज्य के निर्धन, पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए अनेक कार्य संपन्न करता है। प्रशासन को इन वर्गों के संबंध में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और नीतियों का निर्माण के लिए आदेश एवं निर्देश जारी करता है। 10. कुशल प्रशासन स्थापित करना। मुख्यमंत्री राज्य में कुशल प्रशासन स्थापित करता है। लोक सेवकों को यदि किसी प्रकार की बाधा या समस्या आती है तो मुख्यमंत्री उनका निराकरण करता है। प्रशासन में अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप को मुख्यमंत्री के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लोक सेवकों में नैतिकता, ईमानदारी, अनुशासन, कार्यकुशलता बनाए रखने का प्रयास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेता के रूप में शक्तियां मुख्यमंत्री की। राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक नेता होता है। राज्य की मुख्य कार्यपालिका का प्रमुख होने के साथ ही मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता भी होता है। विधानसभा का नेता होने के कारण व्यवस्थापन के सभी कार्यों की शक्ति मुख्यमंत्री को प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री विधानमंडल में नेता के रूप में अपनी सरकार के लिए बहुमत भी जुटाता है। मुख्यमंत्री राज्य का नेतृत्व करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के नेता के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री की भूमिका। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासक होता है। मुख्यमंत्री राज्य की जनता, प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक होता है। मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन के शीर्ष स्तर पर कार्य करते हुए अनेक प्रकार की भूमिकाओं को निभाता है। राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित भूमिकाओं का निर्वाह करता है। 1. मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में। मुख्यमंत्री होने के नाते वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिपरिषद का आकार मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या, राज्य मंत्रियों की संख्या एवं स्तर और उप मंत्रियों की संख्या का निर्धारण मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री कैबिनेट स्तर के होंगे और उनको कौन सा विभाग देना है, यह सब मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, मंत्रिमंडल को जीवन दान देता है और उनको गति प्रदान करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद की बैठकों का सभापतित्व करता है। राज्य की सभी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्माण मुख्यमंत्री के निर्देशों तथा नियंत्रण में होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का पथ प्रदर्शक होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के नाते उसमें फेरबदल कर सकता है। किसी भी मंत्री को मंत्री पद से हटा सकता है। मंत्रिपरिषद में यदि किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कम है या बिल्कुल भी नहीं है तो मुख्यमंत्री उन वर्गों को मंत्रिपरिषद में समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री के विभाग में परिवर्तन कर सकता है। मंत्री को अपदस्थ करना, मंत्री से त्यागपत्र मांगना, यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। यदि मंत्री भ्रष्ट आचरण करता है तो मुख्यमंत्री उस मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का
जीवनदाता तो है ही, उसके साथ साथ वह उसका संहारकर्ता या विनाशक भी माना जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य मुख्यमंत्री के साथ तैरते हैं और उसके साथ ही डूबते हैं। अतः मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नक्षत्रों में चंद्रमा ही नहीं अपितु सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर मंत्री रूपी ग्रह घूमते रहते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के कप्तान के रूप में होता है। अतः मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता के रूप में, आम चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त दल का सर्वमान्य नेता होता है। मुख्यमंत्री दल के सभी निर्वाचित विधायकों का उनमें विश्वास भी होता है और उसको समर्थन प्राप्त होता है। इसी कारण वह विधानसभा का नेता भी होता है। मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के कारण ही शासन का प्रमुख होता है और सरकार संचालक होता है। बजट बनाने में मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सभी सरकारी विधेयक मुख्यमंत्री के निर्देशन एवं निगरानी में बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री शासन या सरकार का प्रमुख होने के नाते विपक्षी दलों के सदस्यों या विधायकों का सम्मान करता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में अनुशासन गरिमा बनाए रखने में विधानसभा अध्यक्ष की सहायता करता है और उसका सम्मान करता है। अतः मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल का नेता होने के कारण पूर्ण विश्वास के साथ राज्य का नेतृत्व करता है। 3. राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का कार्य कौन करता है? तो उत्तर है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णय एवं विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए जाते हैं। यदि राज्यपाल किसी निर्णय या विधेयक से सहमत नहीं है तो वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन उसका प्रस्ताव या विधेयक पर अपनी सहमति देना, हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यहाँ बताया गया है कि राज्यपाल साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा विधान परिषद में भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए भेजा गया विधेयक संशोधन या बिना संशोधन के वापस राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 167 में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह समय समय पर राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णयों एवं प्रस्तावित विधायन के संबंध में समस्त सूचनाएं राज्यपाल को प्रस्तुत करे। आम जनता की बातों और विचारों को राज्यपाल तक पहुंचाने का मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण माध्यम है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना कभी भी मांग सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासक होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग करता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य के शासन को सुचारू रूप से संचालित करने में राज्यपाल का परामर्शदाता होता है। 4. मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासक के रूप में। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रशासक होता है। मुख्यमंत्री राज्य के समस्त लोक प्रशासन की धुरी होता है। मुख्यमंत्री राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य और विकास कार्यों को गति प्रदान करता है। मुख्यमंत्री राज्य की लोक सेवा को जनता की समस्याओं के समाधान करने
और राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध होता है। मुख्यमंत्री एक अच्छा प्रशासक होता है जिसके लिए उनमें प्रशासनिक कौशल और अच्छा नेतृत्व करने की क्षमता का होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री राज्य का बनाता है, राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कर उनको केंद्र सरकार से स्वीकृति कराता है। राज्य के राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री कर और शुल्क लगाकर जनता से राजस्व एकत्रित करता है। राज्य के मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से राज्य का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री एक कुशल प्रशासक के रूप में कार्य करता है। वास्तव में मुख्यमंत्री एक प्रशासक के रूप में प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है। एक नियुक्तिकर्ता के रूप में राज्य का वास्तविक शासक होने के कारण मुख्यमंत्री को राज्य के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, लोकायुक्त, राज्य के महाधिवक्ता और राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श एवं सलाह पर ही करता है। 6. राज्यपाल से परामर्शदाता के रूप में मुख्यमंत्री की भूमिका। राज्यपाल राज्य शासन का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को परामर्श देने वाला होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के विभिन्न निर्णयों से अवगत कराता है। विधानसभा का सत्र बुलाने, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल से स्वीकृत करवाने, विधानसभा का सत्रावसान कराने और राज्यपाल द्वारा चाहिए या मांगी गई कोई भी सूचना उपलब्ध करवाने में मुख्यमंत्री अपनी कुशलता तथा दृढ़ता का परिचय देता है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासक होने के कारण राज्य प्रशासन की धुरी होता है और राज्य का प्रशासन उनके चारों ओर घूमता है। मुख्यमंत्री एक पथ प्रदर्शक के रूप में मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन का मुख्य मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन में समायोजन और निर्देशन करता है। राज्य का प्रशासन मुख्यमंत्री के सर्वोच्च निर्देश में कार्य करता है। राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों में मुख्यमंत्री समन्वय एवं तालमेल स्थापित करता है। राज्य प्रशासन की कार्यकुशलता मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व एवं प्रशासनिक कुशलता पर निर्भर करती है। मुख्यमंत्री ही राज्य प्रशासन का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जिसके चारों ओर राज्य प्रशासन का पहिया घूमता है। 8. मुख्यमंत्री राज्य के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के समक्ष राज्य के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होता है। भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ संबंधों की किसी भी प्रकार की व्याख्या नहीं की गई है और न ही उनके साथ मुख्यमंत्री के संबंधों को स्पष्ट किया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री का यह नैतिक दायित्व होता है कि वह देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करे। राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सचिवालय, योजना आयोग और अन्य केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरणों से विभिन्न योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं नीतियों के दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। यह सभी केंद्रीय दिशा निर्देश राज्य के मुख्यमंत्री को सीधे संबोधित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के एक प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और अन्य राष्ट्रीय अभिकरणों में उपस्थित होकर राज्य की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक
और प्रशासनिक समस्याओं और जनसाधारण की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को प्रस्तुत करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री विदेशी और केंद्रीय सरकार से कितना सहायता, अनुदान और ऋण प्राप्त कर सकता है। वह प्रशासनिक रूप से कितना कुशल और दूरदर्शी है। अतः एक अच्छा मुख्यमंत्री राज्य के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों के सामने राज्य का दमदार पक्ष प्रस्तुत करता है। 9. मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में होता है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन एवं राज्य सरकार की योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों को आम जनता और अन्य राजनीतिक दलों को प्रेस और मीडिया के माध्यम से बताता है। मुख्यमंत्री विभिन्न अवसरों पर अपनी सरकार की उपलब्धियों के लिए जनता को संबोधित करता है। प्राय ऐसा कहा जाता है कि जब मुख्यमंत्री बोलता है तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार बोलती है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को अपनी घोषणाओं के द्वारा जनसाधारण को बताता है और अपनी सरकार और अपने स्वयं के प्रति जनता में विश्वास बढ़ाता है। अतः मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में देश, दुनिया और जनता के सामने बोलता है। 10. लोक सेवकों पर नियंत्रणकर्ता के रूप में। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य में कार्यरत लोक सेवकों पर नियंत्रण करता है। मुख्यमंत्री यह नियंत्रण राज्य के कार्मिक प्रशासन विभाग के द्वारा करता है। बहुता कार्मिक प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री अपने पास ही रखता है। लोक सेवकों की नियुक्ति, पदस्थापन और स्थानांतरण के द्वारा मुख्यमंत्री यह नियंत्रण करता है। राज्य के लोक सेवकों की कार्यप्रणाली और कार्यशैली राज्य के मुख्यमंत्री की छवि मानी जाती है। राज्य का प्रशासन लोक सेवकों की प्रशासनिक कार्यकुशलता का बयान करता है। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के मंत्रियों और उच्च विभागीय लोक सेवकों के माध्यम से नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण की व्यवस्था को संचालित करता है। प्रशासन और शासन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि मुख्यमंत्री लोक सेवकों के संबंध सौहार्दपूर्ण हो। लोक सेवकों द्वारा हड़तालें, प्रदर्शन और आंदोलन मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। लोक सेवकों को हड़तालों, प्रदर्शनों और आंदोलनों से दूर रखने के लिए उनको उचित वेतन, भत्ते और सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री को राज्य के प्रशासन को कुशलतापूर्वक संचालन करने और जनता के विकास एवं कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासक होने के कारण उसे विभिन्न भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। मुख्यमंत्री के संबंध में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है। सरकारिया आयोग ने मुख्यमंत्री के संबंध में अपनी रिपोर्ट में अनेक सुझाव दिए। मुख्यमंत्री के चयन के संबंध में आयोग के निम्नलिखित सुझाव हैं। 1. राज्यपाल को मुख्यमंत्री का चयन करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। राज्यपाल को यह देखना चाहिए कि सरकार बन गई है, ना कि ऐसी सरकार बनाने का प्रयास करे जो उसकी नीतियों को आगे बढ़ाए। 2. एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त है तो उस दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, और यदि किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है तो मुख्यमंत्री का चयन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। चुनाव के पहले बने राजनीतिक दलों के गठबंधन को अवसर देना चाहिए यदि वह गठबंधन सर्वाधिक सीटें जीतकर आता है। चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतकर आने वाली सबसे बड़ी पार्टी जो अन्य राजनीतिक दलों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा करती है, वह राजनीतिक दल निर्दलीय जीतकर आने वाले उम्मीदवारों का भी समर्थन प्राप्त कर सकता है। चुनावों के बाद
जीतकर आने वाले राजनीतिक दलों का गठबंधन जो सरकार बनाने का दावा करता है, इस गठबंधन से सभी पार्टियों की मिलीजुली सरकार बन सकती है। चुनाव के बाद बना गठबंधन, जिसमें कुछ राजनीतिक दल आपस में गठबंधन बनाकर सरकार बनाने का दावा करते हैं, जिनमें निर्दलीय जीतकर आने वाले भी सम्मिलित होते हैं। कुछ राजनीतिक दल इस प्रकार की बनी सरकार का बाहर रहकर समर्थन करते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि कौन मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत साबित कर सकता है, उसे ही राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में चयनित करता है। 3. जब तक बहुमत प्राप्त दल का नेता विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर देता, तब तक वह मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण की तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर विश्वास मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसलिए नवनियुक्त मुख्यमंत्री को अपनी सीमाओं में अपना बहुमत विधानसभा में सिद्ध करना चाहिए, ताकि सरकार अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करना शुरू करे। मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी और सदन के सत्र को बुलाना। मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी और सदन के सत्र बुलाने के संबंध में सरकारिया आयोग के विचार अग्रलिखित हैं। 1. मुख्यमंत्री यदि बहुमत तथा सदन का विश्वास प्राप्त मंत्रिमंडल द्वारा सदन का सत्र बुलाने, सत्र को स्थगित करने या सदन को भंग करने की सलाह देता है, तो राज्यपाल को माननी चाहिए। 2. यदि निर्वाचित सरकार संविधान के अनुसार सरकार नहीं चला पाती है, तो राज्यपाल आपातकालीन सदन का सत्र बुला सकता है। 3. संविधान के अनुच्छेद 147(1) के प्रावधान के अनुसार राज्यपाल 6 माह के अंदर सदन का सत्र बुला सकता है। 4. राज्यपाल द्वारा विधानसभा में मंत्रिमंडल का बहुमत सिद्ध कराया जाना चाहिए। 5. मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने तक मंत्रिमंडल को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में विश्वास खोने पर त्यागपत्र नहीं दिया जाता है, तो राज्यपाल को मंत्रिमंडल बर्खास्त कर देना चाहिए। 6. यदि जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है, तो उसमें बहुमत का निर्णय होना चाहिए। 7. यदि मंत्रिमंडल ने बहुमत खो दिया है और सदन का सत्र चल रहा है, तो बहुमत का निर्णय विधानसभा के द्वारा किया जाना चाहिए। 8. मुख्यमंत्री को सदन का सत्र बुलाने के लिए 30 दिवस की अवधि का समय दिया जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में यह समय अवधि 60 दिवस की भी हो सकती है। 9. यदि राज्यपाल को यह आभास या पता हो जाए कि मुख्यमंत्री को 30 दिवस में कार्य ग्रहण के दिन से विश्वास प्राप्त नहीं है, तो वह सदन का सत्र बुलाकर विश्वास या बहुमत का निर्णय कर सकता है। 10. यदि किसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को सदन में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने को कहे, ताकि सदन में सत्रावसान से पहले उसका निर्णय हो सके। 11. यदि कोई मंत्रिमंडल सदन में बहुमत खोने के डर से राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह देता है, तो राज्यपाल सदन में इसका निर्णय करवाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए। 12. यदि कोई मंत्रिमंडल सदन में शक्ति परीक्षण नहीं करवाकर राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह देता है, तो राज्यपाल को विशेष चुनाव आयुक्त से बातचीत करके नए चुनाव करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। 13. राज्यपाल जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते, तब तक परिवर्तित या कार्यरत मंत्रिमंडल से काम चलाऊ सरकार के रूप में कार्य करने को कहना चाहिए। 14. राज्यपाल को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि काम चलाऊ मंत्रिमंडल कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले। 15.
यदि बहुमत से पराजित काम चलाऊ सरकार का मंत्रिमंडल कार्य नहीं करना चाहता है तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करनी चाहिए। यदि राज्य में किसी राष्ट्रीय संकट या उपद्रवों की वजह से चुनाव कराना संभव नहीं है तो राज्यपाल चुनाव होने तक लंबी अवधि के लिए काम चलाऊ सरकार बना सकता है ताकि राज्य का शासन चला सके। 17 यदि किसी सरकार के विधानसभा के 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले मध्यावधि चुनाव कराने की आवश्यकता महसूस हो तो राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। 18 विधानसभा और विधान परिषद में नामांकन के समय राज्यपाल को नए मंत्रिमंडल के गठन तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों के तहत विश्वविद्यालयों के संबंधित कार्यों को करने के लिए मंत्रिमंडल की सलाह हमेशा जरूरी नहीं होती, मंत्रियों से परामर्श करके भी कार्य करना हितकर हो सकता है। विधेयकों की स्वीकृति के संबंध में सुझाव। सरकारिया आयोग ने विधेयकों की स्वीकृति के संबंध में अपने सुझाव इस प्रकार दिए। 1. संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत यदि राज्यपाल के पास कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो मंत्रिमंडल की सलाह अनुसार उस पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। 2. कुछ विशेष विषयों को छोड़कर राज्यपाल को विधेयक राष्ट्रपति को भेजने से बचना चाहिए। 3. यदि कोई विधेयक मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो राज्यपाल उसे तुरंत राष्ट्रपति के पास भेजे। 4. राज्य से राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले विधेयक के पत्र के सभी व्ययों, मुद्दों और आधारों का संक्षिप्त उल्लेख किया जाना चाहिए। उस पत्र में संविधान के उपबंध या प्रावधानों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। 5. संविधान के अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत भेजे जाने वाले पत्र में संघीय विधि जिसके प्रतिकूल प्रकरण बनाया गया है का वर्णन किया जाना चाहिए। 6. राष्ट्रपति के पास भेजे गए ऐसे प्रकरणों और विधेयकों पर उसे 4 माह में निपटारा कर देना चाहिए ताकि किसी विधेयक में किसी प्रकार का विलंब न हो। 7. संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत यदि केंद्र सरकार ऐसे किसी विधेयक पर राज्य सरकार से पुनर्विचार के लिए कहती है तो केंद्र सरकार ऐसा 2 माह के अंदर करे ताकि विधेयक में किसी प्रकार का कोई विलंब न हो सके। 8. संघ सरकार से किसी प्रकरण में बार बार स्पष्टीकरण मांगने की बजाय एक बार में सभी तथ्यों को इंगित कर देना चाहिए। 9. संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत संघ सरकार को राज्य सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद संघ सरकार द्वारा उस विधेयक के प्रकरण को 4 माह के भीतर हल कर दिया जाना चाहिए। 10. संघ सरकार द्वारा 4 माह में प्रकरण निपटाने वाला समय यह आवश्यक नहीं है कि संविधान में सम्मिलित किया जाए। 11. राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयकों को इस आधार पर मंजूरी से नहीं रोका जा सकता है कि केंद्र सरकार निकट भविष्य में इन विषयों पर कानून बना सकती है। 12. संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अंतर्गत जो अध्यादेश राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं उनका निपटारा 15 दिनों में कर दिया जाना चाहिए। 13. राज्य में आपातकाल लागू है तो अध्यादेश को पुनर्प्रख्यापित करने का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा किया जाना चाहिए। 14. यदि कोई अध्यादेश वैधानिक है तो राष्ट्रपति को उस अध्यादेश को प्रथम बार पुनः प्रख्यापित करने से नहीं रोकना चाहिए। 15. संघ सरकार द्वारा किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं देने का कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए। 17. यदि राज्य सरकार द्वारा भेजा गया विधेयक मूल अधिकारों को कम करता है और राज्य की संवैधानिक व्यवस्था को हानि पहुंचाता है तो संघ सरकार संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत राष्ट्रपति को मंजूरी देने से मना कर सकती है। 18.
यदि राज्य सरकार द्वारा भेजा गया कोई विधेयक कानून बनाने से पूर्व संशोधन किया जाना आवश्यक है तो संविधान के अनुच्छेद 201 क के अंतर्गत राष्ट्रपति उस विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से सुझाए गए संशोधन के साथ राज्य को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के संबंध में सुझाव। सरकारिया आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 356 के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए हैं जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। 1. संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। इन अनुच्छेदों का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। 2. अनुच्छेद 356 का सहारा लेने से पहले राज्य सरकार पर यथासंभव अन्य प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इनके सहारे की आवश्यकता न पड़े। 3. संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन कार्यवाही से पहले राज्य सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी जानी चाहिए। इस अनुच्छेद का प्रयोग करने से पहले राज्य सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार किया जाना आवश्यक होता है ताकि अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लागू करने की आवश्यकता ही नहीं हो। 4. यदि राज्य का कार्य बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति के कारण रुक जाता है तो संघ सरकार संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। 5. अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने के लिए यथासंभव सभी विकल्पों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए। 6. संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू किए गए राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद में प्रस्तुत किया जाए और संसद के विचार किए बिना राज्य की विधानसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए। 7. राष्ट्रपति शासन की राज्य में लागू होने की उद्घोषणा विधानसभा भंग किए बिना की जा सकती है। 8. राज्यपाल की जिस रिपोर्ट के आधार पर राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा की गई है, रिपोर्ट को प्रचार माध्यमों के द्वारा आम जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए। 9. यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही की जानी चाहिए क्योंकि राज्यपाल राज्य की शासन व्यवस्था का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री का सचिवालय। जिस प्रकार केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री सचिवालय है उसी तर्ज पर राज्यों में मुख्यमंत्री सचिवालय होता है। मुख्यमंत्री सचिवालय मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराता है। वर्तमान में दिन प्रतिदिन मुख्यमंत्री का महत्व राज्य के शासन संचालन के लिए बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री के बढ़ते दायित्व एवं महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता देने के लिए एक योग्य और कुशल प्रशासकों का समूह हो जिसे मुख्यमंत्री सचिवालय कहा जाता है। मुख्यमंत्री सचिवालय का संगठन। राजस्थान में मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना 1951 में की गई थी। मुख्यमंत्री सचिवालय, जिसे मुख्यमंत्री का कार्यालय भी कहा जाता है, का प्रमुख एक सचिव होता है जिसे मुख्यमंत्री का सचिव कहा जाता है। यह सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। मुख्यमंत्री का सचिव मुख्यमंत्री का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण इसकी पद स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। दिसंबर 1998 तक सचिव की सहायता के लिए उसके अधीन 2 उपसचिव, 2 विशेषाधिकारी, 1 सहायक निदेशक, 1 सहायक लेखाधिकारी और 1 अनुसंधान अधिकारी कार्य करते थे। इन अधिकारियों के अलावा मुख्यमंत्री की सहायता के लिए एक प्रेस सलाहकार, एक जनसंपर्क अधिकारी, एक प्रेस अटैची, एक प्रमुख निजी सचिव, एक अतिरिक्त निजी सचिव, एक अपर पुलिस अधीक्षक और एक उप पुलिस अधीक्षक कार्य कर रहे थे। दिसंबर 1998 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में 2 सचिवों की नियुक्ति की। सचिवों को सचिव प्रथम और सचिव द्वितीय का नाम दिया गया। सचिव प्रथम को 36 विभागों
तथा सचिव द्वितीय को 38 विभागों का समन्वयकर्ता अधिकारी बनाया गया। दोनों सचिवों के अधीन मुख्यमंत्री सचिवालय में 2 उप सचिव तथा अन्य कार्मिक कार्यरत थे। मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2008 के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय में परिवर्तन करते हुए 2 मुख्यमंत्री सचिव, जो मुख्यमंत्री सचिव प्रथम और मुख्यमंत्री सचिव द्वितीय, 4 विशेषाधिकारी, 1 पुलिस महानिरीक्षक, 1 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 4 पुलिस उप अधीक्षक की नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सचिवालय में अन्य कार्मिक भी यथावत कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय का कार्य मुख्यमंत्री को आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्य निम्न प्रकार से हैं। 1. मुख्यमंत्री सचिवालय का मुख्य कार्य यह देखना होता है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन राज्य संभागों और सभी जिलों में प्रशासन द्वारा किया जा रहा है या नहीं। 2. मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता, सूचनाएं, आंकड़े, तथ्य और जानकारी उपलब्ध कराना। 3. मुख्यमंत्री से संबंधित दस्तावेजों, फाइलों और महत्वपूर्ण पत्रों को सुरक्षित रखना और उनका निस्तारण करना। 4. मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित सुनिश्चित करना। 5. मुख्यमंत्री के दौरों एवं यात्राओं को सुनिश्चित करना। 6. जनता की शिकायतों के पत्रों को छांटकर संबंधित विभाग को भिजवाना। 7. केंद्र सरकार और अन्य दूसरे राज्यों से आए पत्रों को छांटकर मुख्यमंत्री को प्रेषित करना और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उन पत्रों का जवाब प्रस्तुत करना। 8. मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन करवाना। 9. विभिन्न विभागों, संभागों और जिलों को दिशा निर्देश देना। 10. राज्य में हो रहे विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं पर निगरानी रखना तथा इनकी प्रगति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करना। 11. मुख्यमंत्री आपातकाल सहायता कोष का प्रबंध करना। 12. प्रवासी राजस्थानियों के मामले को निपटाना। 13. मुख्यमंत्री के अधीन विभाग के कार्यों को संपादित करने में सहायता एवं परामर्श प्रदान करना। 14. मुख्यमंत्री के पास जो भी फाइल आती है उस पर आवश्यक टिप्पणी या नोट अंकित करना। 15. मुख्यमंत्री से मिलने आने वालों के लिए समय और बैठक तय करना। संक्षेप में, मुख्यमंत्री सचिवालय राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक संरचना है। यह सचिवालय मुख्यमंत्री के दायित्वों को पूरा करने के कारण एक महत्वपूर्ण कार्यालय बन गया है। इस सचिवालय के द्वारा किए गए कार्य मुख्यमंत्री या राजस्थान सरकार के कार्य माने जाते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय मुख्यमंत्री के गंभीर दायित्वों को पूरा करता है। यह सचिवालय राज्य प्रशासन की धुरी है। मुख्यमंत्री सचिवालय शासन एवं प्रशासन का केंद्र बिंदु होने के कारण राज्य का अहम और महत्वपूर्ण प्रशासनिक निकाय बन गया है। मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद से संबंध। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का घनिष्ठ संबंध है। राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका मंत्रिपरिषद में निहित है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद की संरचना या गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद त्रिस्तरीय मंत्रियों का एक संगठन है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। कभी कभी राज्य विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में राज्यपाल विभिन्न राजनीतिक दलों के गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। किसी भी प्रकार विधानसभा में सर्वमान्य नेता नहीं मिलने पर राज्यपाल अपनी सविवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के पश्चात
मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह एवं परामर्श से करता है। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कभी कभी मंत्री परिषद में चौथे स्तर के सदस्य भी होते हैं, जिन्हें संसदीय सचिव कहते हैं। संसदीय सचिव मंत्रियों को उनके कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। मंत्री परिषद के प्रथम स्तर के मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री कहते हैं। कैबिनेट मंत्रियों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैबिनेट मंत्रियों से राज्य की कैबिनेट का निर्माण होता है, जिसमें केवल 8-10 मंत्री होते हैं। यह कैबिनेट ही राज्य सरकार का संचालन करती है। कैबिनेट मंत्री परिषद का एक छोटी इकाई होती है। इस इकाई के कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। इस इकाई के कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिवों के मिलने से मंत्री परिषद बनती है। यहाँ बताया गया है कि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों जैसे राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिवों के द्वारा सहायता की जाती है। मंत्री परिषद में दूसरे स्तर के मंत्री राज्य मंत्री होते हैं। ये मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। एक, वे राज्य मंत्री जो किसी कैबिनेट मंत्री को उसके कार्यों में सहायता करते हैं, और दूसरे प्रकार के राज्य मंत्री वे होते हैं जो किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। स्वतंत्र प्रभाव के राज्य मंत्रियों का स्तर कमोवेश कैबिनेट मंत्री जैसा ही होता है। वह अपने मंत्रालय या विभाग का सर्वस्व होता है और अपने विभाग के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। उपमंत्री मंत्री परिषद के तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। उपमंत्री की भूमिका एक सहायक की होती है। उपमंत्री की मुख्य भूमिका या कार्य कैबिनेट मंत्री के कार्यों को कम करना होता है। बहुत विशेष परिस्थितियों में ही उपमंत्री को विभाग स्वतंत्र भार सौंपा जाता है। मंत्री परिषद का एक चौथा स्तर संसदीय सचिवों का होता है। संसदीय सचिव के रूप में बहुत कम नियुक्तियां की जाती हैं। संसदीय सचिव सत्तारूढ़ दल के नए और युवा विधायक होते हैं, जिन्हें राजनीतिक एवं प्रशासन का ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति नए और युवा विधायकों को शासकीय दायित्व का प्रशिक्षण देने के लिए की जाती है। मंत्री परिषद का आकार। मंत्री परिषद का आकार मंत्री परिषद के आकार के संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान देखने को नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री अपनी स्थिति और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार मंत्री परिषद का आकार एवं संख्या का निर्धारण करते हैं। वस्तुतः मंत्री परिषद का आकार बदलता रहता है। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने मंत्री परिषद का आकार या संख्या के बारे में अपना सुझाव दिया था कि राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 10% सदस्यों को मंत्री परिषद में सम्मिलित किया जाना चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 10% बताई गई है। संविधान के अनुच्छेद 164 में 2003 में 91 संशोधन किया गया। इस संशोधन के पश्चात अब राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% विधायकों को मंत्री परिषद में मंत्री बनाया जा सकता है। राजस्थान की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है और राजस्थान की मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या 200 का 15% होगा, यानी कहने का अर्थ है 30 सदस्य होंगे। जब किसी राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, तो मंत्री परिषद का आकार मुख्यमंत्री छोटा रखता है, और जब राज्य की विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है,
तो दलों के गठबंधन की सरकार बनाई जाती है तो मुख्यमंत्री को मजबूरीवश मंत्रिपरिषद का आकार विस्तृत या बड़ा करना पड़ता है। संविधान के 91वें संविधान संशोधन के बाद मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या और उसका आकार निश्चित कर दिया गया है, जो कुल संख्या का 15% है। अब अगर राज्य में राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकार बनती है तो असंतुष्ट विधायकों को विभिन्न बोर्डों, आयोगों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त कर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा और सुविधाएं प्रदान कर मुख्यमंत्री द्वारा संतुष्ट किया जाता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति करते समय विधायकों का राजनीतिक पार्टी में प्रभाव और कद देखा जाता है। मंत्री बनने वाले विधायकों की योग्यता और राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं का रुख, रुचि एवं दृष्टिकोण, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा जातियों और महिलाओं के उचित पर्याप्त प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाता है। राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दल की आला कमान की इच्छाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल का वर्णन नहीं मिलता है, जबकि वास्तविकता यह है कि मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद का पर्याय माना जाने लगा है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल आजकल सरकार का पर्याय बन गया है। कुछ महत्वपूर्ण विभागों के मिलने से मंत्रिमंडल बनता है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य भी होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री स्तर के मंत्री और संसदीय सचिव होते हैं। मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक भाग या अंतर्वर्त होता है। मंत्रिपरिषद में सरकार के सभी विभागों को शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का भाग नहीं होता है। मंत्रिमंडल में केवल महत्वपूर्ण प्रकृति के विभाग शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्य। मंत्रिपरिषद सरकार चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। मंत्रिपरिषद के कार्यों को संविधान में भी उल्लेखित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य राज्यपाल को उसके कार्यों को करने में सलाह एवं सहायता प्रदान करना है। राज्य के शासन का संचालन मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। मंत्रिपरिषद का कार्य 1. राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देना। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य राज्य के राज्यपाल की शासन संचालन में सहायता करना एवं उन्हें परामर्श प्रदान करना है। संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य राज्यपाल को उसके कार्य में सहायता एवं परामर्श प्रदान करना है। 2. शासन की नीति निर्धारण करना। मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शासन के लिए नीतियों का निर्धारण करना। प्रत्येक विभाग का मंत्री अपने विभाग के सचिव, लोक सेवकों की सहायता से नीतियों का प्रारूप तैयार करता है। इस प्रारूप को मंत्रिपरिषद में स्वीकार करके विधानमंडल में स्वीकार किया जाकर इन नीतियों को अंतिम रूप देकर कानून बना दिया जाता है। विभाग से संबंधित नीतियां बनाने के लिए विभाग के सचिव और अन्य विशेषज्ञ अधिकारियों के माध्यम से मंत्री के द्वारा आवश्यक सूचनाएं, तथ्य, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा नीतियां और कानून का निर्माण किया जाता है। मुख्यमंत्री आम चुनावों में जनता को लुभाने के उद्देश्य से अनेक विकास, जन कल्याण, राज्य में शांति व्यवस्था बनाने के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है।
राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में पढ़ा जाने वाला भाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा ही तैयार किया जाता है, जिसमें सरकार की नीतियां और विकास को उजागर किया जाता है। मंत्रिपरिषद राज्य सूची के विषय पर कानून एवं नीतियों का निर्माण करती है। 3. राज्य का शासन संचालन करना। मंत्रिपरिषद में वे सभी मंत्रीगण शामिल होते हैं जो शासन एवं सरकार का संचालन करते हैं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार का संचालन करते हैं। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के अधीन कोई न कोई विभाग होता है। विभाग मंत्री के नेतृत्व में प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता है। मंत्री अपने विभाग के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करते हैं। मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगण राज्य के शासन का संचालन करने में सक्रिय भागीदारी और भूमिका निभाते हैं। 4. कानून एवं विधि का निर्माण। राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानूनों का निर्माण करती है। राज्य के विधानमंडल में विधेयक प्रस्तुत कर उस पर वाद विवाद और बहस कर कानून का निर्माण किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य सरकार के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। कानून बनाने के लिए लोक सेवकों के द्वारा आवश्यक सूचनाएं एवं आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश भी राज्य की मंत्रिपरिषद के द्वारा ही तैयार किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी विधेयकों के पारित होने के बाद उनको कार्य रूप में निष्पादन करने के लिए नियमों और विनियमों का निर्माण किया जाता है। 5. कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण। राज्य का प्रशासन लोक सेवकों के द्वारा संचालित किया जाता है। मंत्रिपरिषद राज्य के लोक सेवकों की नियुक्ति, भर्ती, पदस्थापन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण की नीतियां बनाती है। मंत्रिपरिषद ही राज्य के लोक सेवकों के लिए कार्मिक नीतियों का निर्माण करती है। मंत्रिपरिषद ही नया विभाग बनाने, किसी विभाग को समाप्त करने, कार्मिक की छंटनी करने, नए पदों का सृजन करने का कार्य करती है। मंत्रिपरिषद कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पदस्थापन और पदोन्नति से संबंधित निर्णय करती है। विभाग का मंत्री अपने विभाग के किसी भी कार्यालय के कार्मिक का निरीक्षण कर सकता है। राज्य सरकार विभाग के मंत्रियों के माध्यम से कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण करती है। 6. बजट बनाना। राज्य सरकार का बजट मंत्रिपरिषद के द्वारा बनाया जाता है। बजट बनाना मंत्रिपरिषद का एक अहम और महत्वपूर्ण कार्य है। बजट सरकार का आय व्यय का विवरण होता है जिसे वित्त विभाग के द्वारा बनाया जाता है। बजट राज्य सरकार का आईना होता है। साल भर में राज्य सरकार को कितनी आय होगी और वर्ष भर सरकार को कितना खर्चा या व्यय होगा, इसका लेखा जोखा ही बजट है जो राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा बनाया जाता है। बजट को राज्य की विधानसभा में प्रति वर्ष वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक विभाग से वित्त विभाग अपना अपना बजट बनवाकर अपने पास मंगाता है। फिर वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को समग्र या एक ही बजट बनाकर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत करवाया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य विधानमंडल में बजट के पक्ष में सामूहिक रूप से मत देकर बजट पास करवाते हैं। बजट पर वाद विवाद एवं बहस के बाद बजट मंत्रिपरिषद के द्वारा पास करवाया जाता है। नियुक्तियों की सिफारिश करना। राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने की राज्यपाल को सिफारिश करती है। राज्य के लोकायुक्त, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सिफारिश या परामर्श प्रदान करती है। राजस्व मंडल के अध्यक्ष, जिला सेशन न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सिफारिश करती है। राज्य के विभिन्न आयोग, बोर्डों तथा निगमों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 8. समन्वय करना। राज्य सरकार में विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित करना मंत्रिपरिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नीतियां या कार्यक्रमों तथा कानूनों के टकराव के कारण एक जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी तो विभागों में वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि मंत्रिपरिषद का हस्तक्षेप कर उनमें समन्वय स्थापित किया जाता है। एक विभाग के अंदर आंतरिक समस्या उत्पन्न हो जाती है,
विभाग के लोक सेवक अपने अपने मतों तथा विचारों पर अड़े रहने से विभाग में आंतरिक कलह और विवाद उत्पन्न हो जाता है। मंत्री परिषद संबंधी विभाग के मंत्री को विभाग में समन्वय स्थापित करने के आदेश निर्देश प्रदान करते हैं। कभी कभी मंत्री परिषद को केंद्र सरकार और राज्य सरकार में समन्वय करवाना पड़ता है। 9. केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन। राज्य की मंत्री परिषद का यह एक प्रमुख कार्य है कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का राज्य में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करवाए। केंद्र सरकार की योजनाएं जनता के विकास एवं कल्याण से संबंधित होती हैं। मंत्री परिषद के सदस्य हमेशा सार्वजनिक समारोह और उद्घाटन कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। 10. राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन। नवगठित सरकार की मंत्री परिषद का सबसे अहम कार्य है राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना। कर्मठ, योग्य एवं अपने विश्वास पात्र प्रशासनिक अधिकारियों को मंत्री परिषद अच्छे पदों पर पद स्थापित कर राज्य के शासन एवं प्रशासन को एक नई दिशा देने का प्रयास करती है। प्रशासन से संबंधित पूर्व सरकार के निर्णयों का परिवर्तन मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। अतः मंत्री परिषद का प्रमुख कार्य है राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन करना। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि राज्य की मंत्री परिषद अनेक कार्य करती है। मंत्री परिषद राज्य सरकार के संचालन हेतु नीतियों के निर्माण से लेकर जनसाधारण के लाभ के लिए अनेक कार्य करती है। मंत्री परिषद राज्य प्रशासन की धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का प्रशासन तंत्र घूमता है। मंत्री परिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य का शासन संचालन करती है। मंत्री परिषद का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्य राज्यपाल को राज्य के शासन संचालन हेतु सलाह, सहायता एवं परामर्श देना है। आज हमने मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपका देखने के लिए धन्यवाद।